जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं CSE 2019 के वीडियो एनालिसिस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अमेजिंग क्वेश्चन हमारे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्विस एरिया अप्रोच वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ। सर्विस एरिया अप्रोच याद करिए 2020 का क्वेश्चन, जहां पे पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा एक स्टेटमेंट था। उसी टाइप का ये कुछ हमें लग रहा है। मतलब मैं एक अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ कहता है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, मनरेगा, लीड बैंक स्कीम एंड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन टफ है, ठीक है, बट एक लेवल पे अगर आप ये थॉट प्रोसेस यहाँ पे लगाते हैं कि सर्विस एरिया मतलब सर्विस सेक्टर की बात हो रही है, और इन चारों में देखिए स्किल डेवलपमेंट एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाला है, मनरेगा रूरल एरिया वाला है, रूरल रूरल बैंक ये तो सर्विस सेक्टर में आती है। इस अप्रोच से अगर आप लगाते तो यहाँ पे आंसर आ जाता हमारा बी, और वो है एकदम करेक्ट। ठीक है, तो ये जो लीड बैंक स्कीम है दोस्तों, ये हमारा आंसर है यहाँ पे। ओके, अब सबसे पहले समझते हैं, ठीक है, कि सर्विस एरिया अप्रोच क्या होता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो बैंक होगा, ठीक है, वो अपने आसपास के 15 से 20 जो नियर बाय विलेजेस है ना, उन्हें अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ये था दोस्तों सर्विस एरिया अप्रोच। ठीक है, तो लीड बैंक स्कीम क्या है दोस्तों, ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च करी गई थी 1969 में। किस लिए? तो वही हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन हर डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाने के लिए, क्रेडिट फ्लो यहाँ पे बढ़ाने के लिए, ठीक है, बैंकिंग हैबिट बढ़ाने के लिए। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या था, ये 1980s में आया था फॉर रूरल डेवलपमेंट। मनरेगा हम सबको पता है, यहाँ पे 100 डे एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाती है। अगर आपको 100 डे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता तो आपको कंपेंसेशन यहाँ पे मिलता है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन क्या है, नाम से ही सारी चीज़ें क्लियर हो रही है यहाँ पे कि यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पे सारे जो इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब यहाँ पे आंसर भी है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए माइनर मिनरल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, और थोड़ा सा कनेक्ट करिए। 2020 का एक क्वेश्चन आया था, 4 मिनरल दिए हुए थे, बेंटोनाइट, सिलेमोनाइट, ठीक है, और पूछा था कि इनमें से मेजर मिनरल कौन सा है। यहाँ पे पूछा माइनर मिनरल, वहाँ पे पूछा मेजर मिनरल। मैं ये नहीं कहता कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट थीम समझिए, ठीक है, थीम समझिए। चलो देखते हैं, 3 स्टेटमेंट है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन, ठीक है, हमारे ऐसा नहीं है 1 2 2 3 1 3 नहीं है, 3 ओनली दे दिया। तो देखिए कैसे रेस्ट्रिक्ट कर रहा है यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेशन को। थर्ड देखते क्या कह रहा है कि माइनर मिनरल से रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट द इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल। तो कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। ठीक है भाई, होगी, हमें नहीं पता। सेकंड क्या कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज। देखिए स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर, बट द पावर्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू ग्रांटिंग ऑफ द माइनर मिनरल लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए बड़ा स्टेटमेंट, दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें कह रहा है। क्या यहाँ पे स्वैप हो सकता है या फिर कोई ट्रैप हो सकता है? ठीक है, हो सकता है, देखते हैं। फिर क्या कहता है, सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। सिंपल सी बात कह दी कि सैंड एक माइनर मिनरल है। अगर मेजर मिनरल होता तो इसकी बहुत बड़ी बड़ी माइंस या फिर हमें बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती, बट माइनर मिनरल है, सिंपल सी बात कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि स्टेट, अगर देखिए माइनर मिनरल है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास रूल्स एंड रेगुलेशन है। मेजर मिनरल अगर होगा तो यहाँ पे सेंटर आ जाए पिक्चर में। और यहाँ पे एक तरफ कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है माइनिंग लीज देने की और रूल्स बनाने की पावर सेंट्रल के पास है। ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे दोनों जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। यहाँ से एक चीज़ आप समझिए, जो सेंटर स्टेट वाला स्वैप है ना, ये यहाँ से आप समझ लीजिए, इस तरीके से स्वैप होता है। ऐसे ही 2023 वाला क्वेश्चन याद करिए, होमगार्ड वाला। वहाँ पे भी क्या करा था, होमगार्ड सेंटर के अंदर आते हैं ऐसा बोला, जो कि गलत है। कहाँ पे आते हैं? स्टेट के अंदर आते हैं। तो समझ रहे हो आप? तो ये गलत हो गया। यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 1 and 3 इज़ द करेक्ट। ठीक है, अब ये सैंड जो है माइनर मिनरल है, ये अकॉर्डिंग टू माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन वाला एक्ट जो है उसके अंदर ये बात हो रही है। ओके, और सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 60, कौन सा है भाई, हाँ 63। ये भी बड़ा गजब क्वेश्चन है। कहता है ऑल ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन US डॉलर। ऑल,
यहीं पे हटा दो, क्योंकि हमारा सारा एक्सटर्नल डेट यूएस डॉलर में होता है, तो हमारी कितनी डिपेंडेंसी हो जाती है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यूएस डॉलर से जो है हमारा अराउंड 45% है। बाकी देखिए यहाँ पे इंडियन रुपी में कुछ 24% है, ठीक है। यूरो के पास कुछ 3% है, येन में कुछ 4.9% है। तो परसेंटेज याद नहीं रखना, बस 50% से ज़्यादा नहीं है यूएस डॉलर का डेट। फिर देखिए मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओन बाय गवर्नमेंट एंटिटीज़, ठीक है। ये भी दोस्तों देखिए गवर्नमेंट एंटिटीज़ ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द डेट है हमारा गवर्नमेंट के पास नहीं है, प्राइवेट के पास है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो हमारे डेट का जो सबसे ज़्यादा शेयर है वो कमर्शियल बोरोविंग्स का है, मतलब प्राइवेट बोरोविंग्स का है, जो कि कितना है 37% के आसपास है। तो ये भी गलत हो गया, तो बचा क्या हमारे पास डी, नीदर वन एंड टू। देखिए जो मैंने अभी सी मारा ना, ये है सिली मिस्टेक, ठीक है। तो ऐसे ही सिली मिस्टेक पेपर में भी हो जाती है, तो आपको नहीं करना है। यहाँ पे आंसर है हमारा डी। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। ये डायरेक्टली हमारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। अब एसेट क्या होता है दोस्तों? एसेट ये होता है कि जो खुद का पैसा हो, ठीक है, और लायबिलिटी क्या होता है कि हमें वहाँ पे उसकी वापसी करनी है। जैसे अगर मैं कर्जा उठाता तो वो मेरी लायबिलिटी है, लेकिन जो मेरे हेरिडेटरी लैंड होगी वो मेरा एसेट रहेगा, ठीक है। अब वैसे ही देखते हैं कि बैंक्स के रिगार्डिंग पूछा है, बैंक्स के रिगार्डिंग पूछता है, कहता है कि कौन सा एसेट नहीं है। देखिए एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एसेट कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो डिपॉजिट देखिए मेरी लायबिलिटी होगी, जो बैंक है ना उसकी डिपॉजिट एक लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट आपको वापस करने हैं, तो अगर ये डिपॉजिट लायबिलिटी है तो ये एसेट तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा? बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा? बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉल मनी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। कॉल मनी क्या होता है दोस्तों? एक शॉर्ट टर्म के लिए जो है ना, शॉर्ट टर्म के लिए इंटरेस्ट अर्निंग लोन अमाउंट होता है, ठीक है, जो कि एक बोरोवर लेता है बैंक से। अब ये बैंक अपने एक दूसरे के साथ भी ये ले सकती है। तो क्या है, शॉर्ट टर्म है और इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है दोस्तों, आप पैसा तो ले लेते हो बट शॉर्ट नोटिस, मतलब विद इन 14 डेज, अप टू 14 डेज जो है आप इसे वापस ले लोगे, ठीक है। नोटिस ऑफ रिपेमेंट अप टू 14 डेज, तो जो 14 दिन के लिए रह जाता है इसे शॉर्ट नोटिस कहते हैं। अब ये मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, 2020 में हमने क्वेश्चन देखा था, ज़ीरो कूपन बॉन्ड, कॉल मनी, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे एक ऑप्शन था शायद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वो भी आगे आएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कॉन्ट्रीब्यूटर और कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। देखिए 2020 में आया था फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, और यहाँ पे आ गया करेंसी क्राइसिस से रिलेटेड कि हमें बचाएगा ये, ठीक है, बचाएगा। कहता थर्ड, रेमिटेंस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड, ठीक है, क्या ये हमें बचा सकता है? सही बात है, रेमिटेंस में डॉलर आएगा तो हमारी पोजीशन बढ़ेगी, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 65 हम देख रहे हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यार अगर गवर्नमेंट भर भर के अगर यहाँ पे पैसा खर्चा करेगी तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा मार्केट में अलग से, और जो इकोनॉमी जो है ना यहाँ पे वल्नरेबल हो जाएगी। इंक्रीज अगर करते हैं हम एक्सपेंडिचर को, यहाँ पे हमें फिस्कल स्टिमुलस ज़्यादा नहीं देना है। फिर क्या कह रहा है, फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर। अब देखिए फॉरेन करेंसी अर्निंग किस में हो रही है? डॉलर में। रेमिटेंस कहाँ से आ रहा है? डॉलर में। तो जाएगा तो 1 और 3 साथ में जाएगा, तो 1 और 3 साथ में कहाँ जा रहा है? यहाँ पे और यहाँ पे, ये तो उड़ गए, बचा 1 3 एंड 1 2 3। हमें पता है 2 हमारा गलत है, क्योंकि इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये जो है हमें जो है ज़्यादा यहाँ पे करेंसी क्राइसिस की तरफ ले जाएगा, करेंसी क्राइसिस। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? देखिए उस साल देखिए टर्किश जो करेंसी थी लीरा बहुत ज़्यादा गिर रही थी, बाकी भी करेंसी बहुत ज़्यादा गिर रही थी, इसलिए ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बनेगा हमारा बी। तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट अगला देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड गवर्नर शुड बी एन इमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी डिटैच फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन द पॉलिटिक्स इन रिसेंट पास्ट। गवर्नर के बारे में ऐसा किसने कहा था? तो देखिए दोस्तों ऐसे जो अच्छे से रिकमेंडेशन है ना, यहाँ पे 2 ही कमिटीज़ है, सरकारिया एंड पूंची कमीशन।
जो कि हम लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं, एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात करते हैं, इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात करते हैं, और वो टॉपिक हर कोई छोड़ देता है ये सोच के कि यार इन कमिटीज़ में से कौन ही क्वेश्चन पूछेगा। बट थोड़ा पढ़िए, वो जो कमेटी वाला चैप्टर है ना, सरकारिया, पुंची कमीशन, राजमन्नार कमीशन, ठीक है, NCRWC वाला एक चैप्टर वहाँ पे दे रखा है, ये आपको मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और ये आपको बताएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, किस आर्टिकल में क्या इशू आ रहा है, सेंट्रल स्टेट के क्या इश्यूज़ है, तो ये सारे हाईलाइट करेंगे आपको ये सारी कमिटीज़। तो बिल्कुल आप वो जो चैप्टर्स है लक्ष्मीकांत के यहाँ पे आराम से पढ़िए, ठीक है। और यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों वो है हमारा सरकारिया कमीशन। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू एन ओवरसीज इन्वेस्टर हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ डायरेक्टली, ठीक है। ये कौन है? तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना, देखिए क्या कह रहा है, हु वांट टू बी अ पार्ट, ठीक है, मतलब उसे पार्टिसिपेट करना है। तो आंसर आएगा हमारा पार्टिसिपेटरी नोट। देखिए ये इकोनॉमी में एक अलग से पढ़ाया भी जाता है हमें, पार्टिसिपेटरी नोट क्या होती है, पी नोट्स क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, तो ये देखिए कैसे एग्जामिनर हमें ट्रिक कर रहा है। प्रॉमिसरी नोट एंड पार्टिसिपेटरी नोट एक साथ दिए कि गड़बड़ी में एस्पिरेंट जो है सीट टिक कर दे और आगे बढ़ जाए, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे आंसर है हमारा डी, पार्टिसिपेटरी नोट इज द आंसर। उसके बाद देखिए अभी यहाँ पे ये देखिए ब्यूटी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर, इनके बारे में हमने CSE 2020 के पेपर में देखा था। अभी थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये शॉर्ट टर्म में आता है, इंडिया के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ कि इट इज़ अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे देखिए आप 1 से 3 साल के लिए पैसा लगाते हो। और देखिए इट इज़ गवर्नड बाय RBI, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है बैंक में करते हो, पैसा रख देते हो, और बैंक आपको इसके बदले में जो है इंटरेस्ट देता है, जिससे आप जो है मज़े करोगे, ठीक है। तो ये है दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कि आपने पैसा जमा किया, इसका सर्टिफिकेट आपको देती है बैंक, ठीक है। और ये RBI से रेगुलेट करता है। फिर देखिए कमर्शियल पेपर क्या होता है, तो ये होते हैं दोस्तों जो कमर्शियल पेपर होते हैं, ये एक शॉर्ट टर्म, ये भी शॉर्ट टर्म में है, अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, ठीक है, जो कि इशू किया जाता है प्राइमरी डीलर्स के द्वारा या फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। यहाँ पे देखिए 90 डेज टू 365 डेज़ के लिए ये इशू किया जाता है कमर्शियल पेपर्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम देखिए इंडिया में RBI ने इंट्रोड्यूस किया था, और ये मनी मार्केट में आता है कमर्शियल पेपर, ठीक है, मनी मार्केट में आता है। तो ये भी थोड़ा हम याद रखेंगे। बाकी देखिए इतना ही था इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन कैंपा फंड के बारे में, ठीक है। कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल, ठीक है, दोनों लेवल पे रहती है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, द पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन द कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम कैरिड आउट अंडर एक्ट। क्या कह रहा है, मैंडेटरी, देखिए एक ही पैटर्न जो है ना एग्जामिनर फॉलो करता है हर पेपर में। देखिए दूसरी बार आ गया मैंडेटरी पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। बाकी ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये जो है ना कैंपा अथॉरिटी दोस्तों, ये 2004 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। ये जो है कैंपा अथॉरिटी 2004 में इस्टेब्लिश हुई थी। और यहाँ पे जो भी पैसा जमा होता है ना दोस्तों, तो इसके बारे में जो है, तो इसमें जो भी पैसा जमा होता है दोस्तों कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन में, इसका शेयर बहुत ही अमेजिंग है। देखिए यहाँ पे स्टेट है और यहाँ पे सेंटर है, तो स्टेट को देखिए 90% पैसा मिलता है, याद रखिए, और सेंटर को मिलता है सिर्फ 10%, ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, बाकी ये वाला गलत है, हमारा आंसर है हमारा 1 ओनली। तो कैंपस से रिलेटेड अगर कोई भी रिसेंट में डेवलपमेंट होती है तो प्लीज़ याद रखिए कि ये क्वेश्चन बन सकता है ऐसे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन द सेक्टर लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी, कौन इनमें से रिव्यू करता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए कहीं पे भी पांचों के पास नहीं दी गई, इजी क्वेश्चन है। नीति आयोग, FSLRC फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन की यहाँ पे बात हो रही है। फिर देखिए फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है। फिर पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी की बात हो रही है। फिर एडहॉक कमेटी सेटअप बाय पार्लियामेंट की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने आपको नीति आयोग का बताया था कि नीति आयोग ओनली एक थिंक टैंक है, तो 5 हटा दो, बचा क्या 1 2 एंड 1 3 4। अब 1 कॉमन है, मतलब ये तो सही आ गया। एडहॉक कमिटीज़, देखिए एडहॉक कमिटीज़ कितनी सारी है, अगर आपने पार्लियामेंट वाला चैप्टर देखा होगा, कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी वाला, तो कितनी सारी कमिटीज़ है, उसमें से कोई टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, यहाँ पे देख रहे एक्सेट्रा। अब एक्सेट्रा में कुछ भी आ सकता है,
और क्या आपने फाइनेंस कमीशन को कभी देखा है कि उसने रिव्यू किया है? फाइनेंस कमीशन तो आता है सेंटर स्टेट में कितना शेयर होना चाहिए बता के चला जाता है, तो थर्ड भी हटा दीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा दोस्तों? 1 एंड 2। इस तरीके से यहाँ पे जो है हम आंसर तक जो है पहुँच सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ है। ठीक है, इनमें से बहुत सारी कमिटीज़ इलेक्ट्रिसिटी इन सब के ऊपर काम करती है। फाइनेंस कमीशन एंड नीति आयोग ये तो हमारी रिकमेंडेटरी बॉडी है। अब ये जो है ना दोस्तों, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, और ये ऑप्शंस में भी बहुत बार आ जाता है। ठीक है, तो ये किस लिए था दोस्तों? ये फाइनेंशियल लेजिस्लेशन को रिव्यू करने के लिए था, ना कि यहाँ पे रेगुलेटर्स को देखने के लिए। आई होप आप इसे यहाँ पे समझ पा रहे होंगे और इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था दोस्तों जो कि बहुत ज़्यादा डाउटफुल था। यहाँ पे जब तक ऑफिशियल की नहीं आई थी तब तक सब जो है अलग अलग स्पेकुलेशंस और चीज़ें बता रहे थे। 3 स्टेटमेंट है, थर्ड से पढ़ना चालू करते हैं हम लोग। कहता है इन द 5th 5-year प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर वॉज इंक्लूडेड एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान। पहली बारी किया ऐसे कह रहा है ये। ठीक है, फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 70 की हम बात कर रहे हैं। फिर कहता है 4th 5-year प्लान एडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड्स ऑफ इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है फ्रॉम द सेकंड 5-year प्लान देयर वाज अ डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड्स सब्सटीट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्री। सेकंड 5-year प्लान से ऐसे हुआ ये बोल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जो हमारे मास्टर वीडियो सेशंस में हमने देखा था कि फर्स्ट टाइम या फिर ओरिजिनली की बात होता है कि 5th 5-year प्लान। 5th 5-year प्लान मतलब 1950s में हम हमारे जो प्लान चालू हुए थे 51 से, तो यानी कि 1975 इसके आसपास, मतलब 5 प्लान हो चुके थे, ऐसा कुछ है। क्या तब तक फाइनेंशियल सेक्टर हमारा प्लान में पार्ट था ही नहीं? मतलब फाइनेंस को हमने पूरा छोड़ ही दिया था कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंक्लूड हुआ है। अब देखिए फर्स्ट टाइम 2 बारी आएगा इस पेपर में, जैसे पब्लिक पार्टिसिपेशन मैंडेटरी 2 बारी गलत हुआ है, वैसे फर्स्ट टाइम भी 2 बारी आएगा। तो एक बारी तो यहाँ हो गया, तो ये हटा दीजिए। जैसे ये हटा बचा 1 2 एंड 2 ओनली। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, और मैं थोड़ा आपको कनेक्ट करना चाहूँगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉयलेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ आया था ये क्वेश्चन? CSE 2021 याद करिए, जिसका आंसर था DPSP। और देखिए 4th 5-year प्लान में ही ये चीज़ें अडॉप्ट करी गई थी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 39B एंड C इंक्लूड किया गया था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देंगे। ठीक है, जो इकोनॉमिक गुड है उसे बेस्ट कॉमन पब्लिक के लिए यूज़ होना चाहिए। ठीक है, ये 1970s में ही आया था। उसके बाद देखिए सेकेंड 5-year प्लान हमारा जो 1956 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे देखिए सोशलिस्ट प्रिंसिपल हमने फॉलो किए थे, डिटरमाइन द थ्रस्ट टुवर्ड्स सब्सटीट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्री। तो ये हमारा यहाँ पे देखिए करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सेकेंड 5-year प्लान से हमारा जो है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रिकल डाउन थ्योरी, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, और ये 4th वाला करेक्ट है और ये 5th वाला गलत है दोस्तों। ठीक है, ये जो 5th 5-year प्लान था इसमें बेसिक एम क्या था हमारा? गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ, जो पॉवर्टी इरेडिकेशन की बात करी थी इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे मेन फोकस है। और ये देखिए 1974 से 1978 तक ये चला था प्रोग्राम। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा? 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन पे पर्टिकुलरली बहुत सारे जो थे उनको डाउट था कि D होगा या A होगा आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम, क्वेश्चन नंबर 71। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, इनके बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए। अब देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। सबसे पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, थर्ड से पढ़ते हैं। AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर आउटसाइड एशिया। ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव बात कह रहा है। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि एशिया के बाहर का कोई नहीं होगा। ठीक है, अगर यूरोपियन बैंक है जैसे EBRD, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यूरोप के ही लोग होंगे उसमें, देश होंगे। इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB। देखिए लार्जेस्ट। ठीक है, इंडिया हैज़ मोर देन, AIIB हैज़ मोर देन 80 मेंबर्स कंट्रीज, 80 मेंबर नेशन। अब देखिए यहाँ पे सोचिए, क्या क्या एशिया में 80 देश है टोटल, पूरा एशिया मिला के। यहाँ पे कह रहे हैं कि नो मेंबर आउटसाइड एशिया। तो देखिए इस तरीके से 1 एंड 3 जो है कन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे, और 1 एंड 3 साथ में हो ही नहीं सकते। फिर बचा क्या? 1 2 एंड 3। अब देखिए 3 हमें लग रहा है कि ये गलत है, तो 3 ये हट गया, बचा क्या? 1 ओनली। देखिए इस तरीके से आंसर तक पहुंच गया हम। नहीं पता था AIIB में कितने मेंबर है, कितने डिटेल में, क्योंकि एग्जामिनर भी नहीं चाहता कि इतना आपको पता होना चाहिए। अब हर क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन होते हैं फैक्चुअल, मानता हूँ,
बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस तरीके से आपके सॉल्व हो जाएंगे, बस आपको उस नज़र से यहाँ पे देखना है, ठीक है। चीते की चाल बाज की नज़र जो होता है ना डायलॉग, उस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी के हिसाब से यहाँ पे कुछ 97 प्लस कंट्रीज़ है इसमें। इंडिया का देखिए लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं है यहाँ पे, इंडिया का लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं है यहाँ पे। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है AIIB में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखिए चाइना का शेयर होल्डर है, ठीक है, चाइना इज़ द शेयर होल्डर। और ये जो AIIB है ये शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है, शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है, 2016 में इस्टेब्लिश हुई थी है, ठीक है। और इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया, कतर, ये सारे कंट्रीज़ भी है, इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। उसके बाद तो देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, फैक्चुअल करेक्शन है, ठीक है। अभी के हिसाब से यहाँ पे 109 मेंबर्स है, जिसमें से एशिया से देखिए 42 है एज़ पर विकीपीडिया। और इसका हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं दोस्तों, ये बीजिंग में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में सिचुएटेड है। तो ये थोड़ा हम यहाँ पे याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 71 का A इज़ द करेक्ट आंसर। फिर देखिए व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइन बाय इंडियन बैंक। देखिए इंटर क्रेडिटर मतलब दो क्रेडिटर है जिन्होंने पैसा दिया है, मतलब दो बैंक्स है B1 एंड B2, इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। किस लिए? रिसेंटली, मतलब ये तब करंट अफेयर में था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों डी ऑप्शन क्या कहता है, टू एम टू फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट। देखिए NPA थीम इंपॉर्टेंट है, ऑफ 50 करोड़ और मोर देन विच अंडर द कंसोर्टियम लैंडिंग। सी क्या कह रहा है, टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोन, एप्लीकेशन ऑफ लोन to support the infrastructure project of central and state government, to lessen the government of India's perennial burden of fiscal deficit and current account deficit. फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बट ये जो है ना दोस्तों करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, उस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। और यहाँ पे सीधा इसका आंसर है दोस्तों D, ये स्ट्रेस एसेट NPA के रिजोल्यूशन के लिए था। सी तो आप हटा ही सकते हो कि एप्लीकेशन ऑफ लोन, क्या हमारी बैंक 50 करोड़ भी लोन नहीं दे सकती क्या? इतनी छोटी बैंक थोड़ी है हमारी, ठीक है। फिर सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सेंस बनाता है बट नहीं है सही, ठीक है, ये भी सही नहीं है। यहाँ पे आंसर है D, प्योर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसलिए कोई यहाँ पे लॉजिक मैजिक हम नहीं लगाएंगे अननेसेसरीली, ठीक है। उसके बाद देखिए जो रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट है, यहाँ पे सशक्त प्लान था, एक इंद्रधनुष प्लान था, ये भी हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से 2022 का क्वेश्चन आप जो है थोड़ा याद करिए, ठीक है। चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इज अपॉइंटेड बाय बैंक बोर्ड ब्यूरो। इसके ऊपर हमने पूरा एक क्वेश्चन देखा था 2022 में, करिए कनेक्ट उसे। देखिए यहाँ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं है, कंसर्न बैंक भी नहीं है और RBI भी नहीं है। और उस ऑप्शन में क्या था कि चेयरमैन ऑफ BBB वाज अपॉइंटेड बाय RBI, ऐसे कुछ तो भी स्टेटमेंट था, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत हो गया, आंसर आ गया हमारा A, बैंक बोर्ड ब्यूरो इज़ द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में ज़्यादा चीज़ें तो हमें यहाँ पे नहीं देखना है। यहाँ पे देखिए एक कमेटी बनी थी, PJ नायक कमेटी, उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है, बैंक के मैनेजमेंट से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी इज़ द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी। अभी हमने देखा, ठीक है, फर्स्ट वाला एक स्टेटमेंट यहीं पे था, कहाँ गया, ये देखिए फर्स्ट टाइम, ठीक है, देखिए फर्स्ट टाइम 5th 5 ईयर प्लान वाला। वैसे ही उसी पैटर्न में कुछ यहाँ पे रिपीट हुआ है कि ये फर्स्ट बॉडी थी, रेगुलेटरी बॉडी थी सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए रेगुलेटरी बॉडी यहाँ पे भी है, और ऊपर जो हमने क्वेश्चन देखा था जहाँ पे 5 ऑप्शन थे, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, वहाँ पे भी रेगुलेटरी बॉडी से रिलेटेड ही था। तो देखिए दोस्तों ये जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड था ना, ये 2006 के एक्ट से बनाया गया था। और आप ही सोचिए 1947-48 से हम इंडिपेंडेंस हमें मिला, तब से क्या 50 साल तक हम बिना रेगुलेटरी बॉडी के ही चल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, और यहाँ पे देखिए दोस्तों RBI एक रेगुलेटरी बॉडी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी बॉडी है, FSSAI जिसके ऊपर हम 2018 में क्वेश्चन देखेंगे, वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी बॉडी है। तो ये तो देखिए सही गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो फर्स्ट अगर हटता है तो आंसर आ गया सीधा 2 और 3। क्या कहता है, वन ऑफ द टास्क टू एंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट, अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ PGNRB गोज टू एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003। याद रखिएगा इस बॉडी के बारे में आ सकता है, एपिलेट ट्रिब्यूनल एक्ट क्या है, तो इट इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी, तो आंसर आ गया हमारा 2 और 3।
नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। देखिए यहाँ पे ये जो 4G 3G टेक्नोलॉजी जब 2019 में आया था, जियो उस टाइम पे था बहुत ज़्यादा। कहता है LTE यानी कि लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इज कॉमनली मार्केटेड एज 3G एंड वोल्टे इज कॉमनली मार्केटेड एज एडवांस 3G। तो देखिए दोस्तों, ऐसा एडवांस 3G ऐसा कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पे। LTE इज़ अ डेटा ओनली टेक्नोलॉजी एंड वोल्टे इज़ अ वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिर से यहाँ पे गड़बड़ी है, ठीक है, कि LTE डेटा ओनली एंड वॉइस ओनली नहीं है, तो वोल्टे में यहाँ पे डेटा भी आ जाता है, ठीक है। तो ये वोल्टे, इसके ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो LTE है ना, ये 3G के लिए नहीं है, ये 4G के लिए। तो देखिए स्वैप यहाँ पे हो गया, ओके। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो जो अगला स्टेटमेंट था कि जो वोल्टी है ये सिर्फ वॉइस ओनली है, नहीं, यहाँ पे वॉइस प्लस डेटा दोनों है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, डी, नीदर 1 and 2 इज करेक्ट। देखिए दोनों बार यहाँ पे जो है स्वैप हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है ये, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड, अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है। 3 स्टेटमेंट है, ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले, ओके। वुमन विथ 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस एंटाइटलमेंट। देखिए स्कीम डायरेक्ट पता होनी चाहिए, ये जो एक्ट है हमें। कहता है एंटरप्राइज विथ अ क्रेचे मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रेचेस विजिट, 6 क्रेचे विजिट देनी पड़ेगी, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, प्रेग्नेंट वुमन आर एंटाइटल्ड फॉर 3 month प्री डिलीवरी एंड 3 month पोस्ट डिलीवरी पेड लीव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है, जो जो अमेंडमेंट एक्ट है यहाँ पे 3 month प्री डिलीवरी एंड 3 month पोस्ट डिलीवरी, ये गलत है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो टोटल 6 month का नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है, टोटल यहाँ पे 26, ठीक है, 26 वीक्स का जो है यहाँ पे मैटरनिटी लीव मिलता है। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट हटा के देखते हैं। फर्स्ट अगर हमने हटा दिया, देखिए, और जो फर्स्ट वाला है ना 26 वीक, ये बहुत ही एक वेल नोन फैक्ट है। बचा 2 ओनली एंड 3 ओनली। अब देखिए 2 कह रहा है कि 6 मिनिमम विजिट देनी पड़ेगी, ऐसा कोई रूल नहीं है दोस्तों यहाँ पे कि 6 मिनिमम विजिट देनी पड़ेगी। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है कि वुमन विद 2 चिल्ड्रन जो है, इन्हें यहाँ पे रिड्यूस एंटाइटलमेंट मिलता है। यहाँ पे जो 12 वीक की छुट्टी हो जाती है अगर आपका थर्ड चाइल्ड होने वाला है तो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और अगर यहाँ पे डिटेल में देखा जाए तो 6 विजिट की बात नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, 4 विजिट। तो देखिए ये होता है रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो कैसे एग्जामिनर यहाँ पे ट्रिक कर रहा है चीज़ों को, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीख रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट, इसमें देखिए 3 month नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देखिए 8 वीक्स, ठीक है, 8 वीक्स बिफोर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आप यहाँ पे छुट्टी ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस है, वर्क फ्रॉम होम, ये सारी चीज़ें, तो इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। यहाँ पे आंसर है हमारा, क्या आंसर था, 3 ओनली इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ पे रिसेंट बताना चाहूँ तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे अभी बंद हो चुका है, ठीक है। तो इसका ज़्यादा रिलेवेंस हमारे अगले एग्जाम्स के लिए नहीं है। फिर भी देखिए यहाँ पे जो है, अगर करंट अफेयर में कुछ आता है तो प्लीज़ आप फॉलो करिएगा, बट अभी मुझे नहीं लगता इसका रिलेवेंस है, क्योंकि 2019 का क्वेश्चन है, अभी 2024 में हम पेपर देने वाले हैं, तो +5 ईयर यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो देखिए मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ये यहाँ पे आंसर है। इट इज़ नॉट अ सब इंडेक्स। यहाँ पे देखिए टैक्सेस, प्रॉपर्टी एंड डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, ये हमारे आंसर है। और यहाँ पे अगर हम ऑड मैन आउट भी लगाएंगे ना, तो देखिए टैक्स, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, सारे बिजनेस से रिलेटेड है। लॉ एंड ऑर्डर ये तो स्टेट का मैटर है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्यों देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस एज अ इंपॉर्टेंट फीचर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब ये कहाँ से आया था दोस्तों, ये उस टाइम पे देखिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी चल रहा था, करंट अफेयर में भी आया था ये, ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। और यहाँ पे देखिए सीधा सीधा आंसर है हमारा, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल ऑफ 2011। अब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, जैसे अगर आपने सैमसंग का फ़ोन लिया और उन्होंने अपना फ़ोन बना दिया और ये आगे चल के ख़राब हो गया या फिर ये डिसकंटिन्यू हो गया, बंद हो गया, तो ये जो प्रोड्यूसर है इसकी एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो अभी ई वेस्ट जनरेट हुआ इसे रिसाइकल करना है। तो ये है दोस्तों एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी, ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा सी। 1 लाइनर क्वेश्चन है, अगर पता है तो पता है, नहीं तो यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखिए कहता है, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स ऑफ FCI इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस इफ पेड टू द फार्मर प्लस। अब यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहा है कि इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन क्या है, FCI को पड़ती है, इज इक्वल टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस
बोनस और क्या क्या आएगा देखिए यहाँ पे। अब समझिए इसमें हमें वाइडर लेवल पे जाना पड़ेगा। कहता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली, इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, फिर क्या कहता है प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड चार्जेस फॉर गोडाउन्स। तो इसमें आप देखिए ये दो तो हटा ही दीजिए, ओनली ओनली ये कॉमन है दोनों में। अब देखिए किसमें सबसे ज़्यादा चार्जेस यहाँ पे लग सकते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होगी या गोडाउन्स के चार्जेस में ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड होगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे वाइडर लेवल पे हमें जाना है और सी हमारा यहाँ पे जो है आंसर बनेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट इंसिडेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये है इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ एफसीआई। तो आगे चल के अगर एमएसपी के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है या फिर इंडिया के फिजिकल डेफिसिट ड्यू टू एमएसपी ऐसा कोई भी कंसर्न बताना है तो ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो फॉर एडिशनल मार्क इन मेंस। उसके बाद देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है, कहता है सोशल कैपिटल क्या है। और मैंने आपको बताया था कि ऐसे जब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो हमें वाइडर लेवल पे सोचना है सोशल कैपिटल क्या है। अब जनरली मैंने जब डिस्कस किया था आपको बताया था सोशल कैपिटल क्या होता है, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, हैप्पीनेस, स्किल, ये सारी चीज़ें। अब ये कहता है देखिए प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स, ये तो लिटरेसी हो गई। स्टॉक ऑफ बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन, ये तो हमारा फिजिकल कैपिटल हो गया। साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये तो हमारा डेमोग्राफिक कैपिटल हो गया। लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी, देखिए वर्ड म्यूचुअल ट्रस्ट, हार्मनी। ऐसे देखिए हमने स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड वाले में देखा था हार्मनी, सिंक्रोनाइजेशन, ऐसे वर्ड। ऐसे ही हमने लिबर्टी वाले में देखा था। ठीक है, ऐसा ही देखिए आगे चल के हमें और लिबर्टी वाला 2018 में एक क्वेश्चन दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट पॉजिटिव कौन सा है, पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच से डी इज योर करेक्ट आंसर, जो कि सबसे ज़्यादा करेक्ट हमें दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 80 तक पहुँच चुके हैं। अभी अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।